तो मेरे सहयोगी अंजना वहां पर अमेरिका में है और पल पल की जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन ये जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो लंबे समय के बाद वहां पर गए हैं। अमेरिका से जिस तरीके से भारत की नजदीकियां, भारत के रिश्ते बदलते रहे हैं, उसके पल पल का आकलन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री 3:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री का विमान अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल भारत से अमेरिका का जो एयर रूट है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरता है और विमान तजिकिस्तान की सीमा से होते हुए उड़ान भरते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की वजह से पीएम मोदी की फ्लाइट में कुछ घंटों की बढ़ोतरी हो गई। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया था। वैसे भारत ने एयरलाइंस कंपनियों को अफगानिस्तान के एयर स्पेस से उड़ान न भरने की एडवाइजरी भी जारी की थी, जो अभी लागू है। मिर्जा गालिब की गजल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये गजल हम इस समय इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ख्वाहिशें हैं तालिबान की, कोशिशें हैं पाकिस्तान की, लेकिन न तो वो ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं और कोशिशें हैं पाकिस्तान की, जो उन्होंने पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती करा दी। तालिबान की ख्वाहिश ये थी कि वो UNGA में स्पीच दे सके, और दूसरी ख्वाहिश उसकी ये थी कि जो न्यूयॉर्क में सार्क की बैठक होनी है उसमें तालिबान के भी नुमाइंदे को शामिल कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद ये दोनों ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकी। जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान सरकार के मुद्दे पर दुनिया चर्चा करने के लिए बैठने वाली है, उसमें तालिबान सरकार ने शामिल होने की मांग रख दी है। तालिबान के विदेश मंत्री और घोषित ग्लोबल आतंकवादी आमिर खान मुत्ताकी ने UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा। मुत्ताकी ने इस पत्र में कहा कि तालिबान को अपना पक्ष रखने के लिए एक वैश्विक मंच की जरूरत है। UN ने भी पुष्टि की है कि तालिबान वैश्विक नेताओं को UNGA के मंच से संबोधित करना चाहता है। और तालिबान ने सिर्फ मांग ही नहीं रखी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन को नॉमिनेट भी कर दिया है। We must see this in the light of the Secretary General's invitation to the Taliban to address the United Nations. Now, the Secretary General would not have been able to issue an invitation of this kind or accept their participation without the concurrence of the 5 leading members of the United Nations who have veto powers. So, if it is acceptable to the United Nations and they are going to be allowed to speak, I think we have been a little hasty in excluding them from SARC. I think that policy needs to be reviewed. तालिबान सरकार की UNGA में संबोधन की ख्वाहिश नामंजूर हुई तो पाकिस्तान ने नया राग छेड़ दिया, जिसकी वजह से 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द करनी पड़ गई। दरअसल हुआ यूं कि सार्क के ज्यादातर सदस्य चाहते थे कि सार्क मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान के प्रतिनिधि की कुर्सी खाली रखी जाए, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर अड़ गया कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार के प्रतिनिधि को मीटिंग में शामिल किया जाए। पाकिस्तान ने गनी सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत समेत सार्क के ज्यादातर देशों ने भी तालिबानी प्रतिनिधि को सार्क मीटिंग में शामिल होने देने से साफ इनकार कर दिया। आपसी सहमति न बन पाने की वजह से आखिरकार सार्क की मीटिंग ही कैंसिल हो गई और पाकिस्तान का तालिबान प्रेम एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। लेकिन इमरान कब तक इसे कबूल करने से बचेंगे? Pakistan helped Taliban win against the United States. It means that Pakistan is stronger than the United States, the whole of the Europeans, and so strong that it has been able to make a lightly armed militia, 65, 60, 70,000 militia, beat a well-equipped army of 300,000. So it is, unfortunately, it is a propaganda which has been unleashed, number one, by the Afghan government. पहली बात तो ये कि तालिबान सरकार को अभी तक दुनिया के प्रमुख देशों ने मान्यता नहीं दी है।
तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी समेत कई मंत्री यूएन की ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में तालिबान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आतंकवादियों को सार्क समिट में आने देने की तो कोई तुक बनती भी नहीं है। वैसे भी 1985 में बने सार्क का उद्देश्य ही दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और विकास हासिल करना है। ऐसे में शांति के सबसे बड़े दूत तालिबान को सार्क बैठक में बुलाने का विचार मन में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तालिबान का कट्टर समर्थक। इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। भारत समेत पूरी दुनिया तालिबान सरकार से दूरी बनाकर रखना चाहती है, लेकिन तालिबान सरकार को दिल दे चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान सरकार को इंटरनेशनल मान्यता दिलवाने के लिए इतने बेचैन हैं कि हर प्लेटफॉर्म से तालिबान सरकार की पैरवी करने में जुटे हैं। So far what they have said, clearly they want international acceptability. They did not go for international acceptability when they were between 96 to 2001. This time, clearly they're making the statements where they want this acceptability. So we should try and incentivize them in that direction. तालिबान सरकार में पाकिस्तान का क्या रोल है, इसमें कोई राज नहीं है। दुनिया जानती है कि तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की सेटिंग पाकिस्तान के आईएसआई चीफ खुद करने काबुल गए थे। जाहिर है तालिबान सरकार को दुनिया से मान्यता मिलेगी तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को आतंकवादियों की नर्सरी बनाना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।